ईरान पर हमले के बाद एक सवाल जो बहुत बड़ा बना हुआ है पूछा जा रहा है कि मुस्लिम उम्मा इस वक्त कहाँ है, मुसलमान देश कहाँ पे हैं। इस्लामिक कंट्री 53 हैं इस वक्त दुनिया में, लेकिन ईरान अकेला पड़ा हुआ है, कोई भी उसे बचाने नहीं आ रहा है। ईरान एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है दुनिया में, और भी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है लेकिन ज़्यादातर सुन्नी है। लेकिन फिर भी ये सवाल तो कायम ही है कि मुस्लिम उम्मा कहाँ पे है, कोई भी मुस्लिम देश उसे बचाने क्यों नहीं आ रहा है। इस विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी से मोहसिन रज़ा खान साहब मौजूद हैं। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे। क्यों, कहाँ है मुस्लिम उम्मा, क्यों नहीं ईरान को बचा रही है? मुस्लिम उम्मा तो ये एक शगुफा है। अगर ईरान सुन्नी भी होता तो उसको बचाने कोई मुश्किल से ही आता। उसकी वजह ये देखिए, नेशनल इंटरेस्ट जो होता है ना, वो सबसे ऊपर होता है, यानी सेल्फ इंटरेस्ट। और बाकी जो हैं वो चाहे इस्लामिक देश हों और कोई आपका मजहबी या धार्मिक इंटरेस्ट हो, या आप कम्युनिस्ट कंट्रीज हों तो उनका यूनियन हो जैसे पहले थे, वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। आइडियोलॉजी जो है वो सेकंड सीट ले लेती है, सेल्फ इंटरेस्ट प्राइमरी सीट लेती है। मैं उस स्कूल से हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस के, जो बिलीव करता है रियलिज्म में, और रियलिज्म का बिलीफ ये है कि सेल्फ इंटरेस्ट और पावर, कितनी पावर है आपके पास, वो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ईरान के साथ जाने में नुकसान था बाकी मुस्लिम कंट्रीज का, क्योंकि ईरान की पावर कम है, अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकती इजराइल का। सर ईरान दूसरी एक और बात यह है कि प्राइमरी दो एक्सेस थी राइवलरी की। अच्छा, मिडिल ईस्ट में एक तो इजराइल वर्सेस अदर्स, प्राइमरली इजराइल वर्सेस ईरान हो गई थी वो रिसेंट पास्ट में। पहले और भी थे उस एक्सेस में, सीरिया, इराक। और दूसरी एक्सेस थी ईरान वर्सेस अरब कंट्रीज, पर इसलिए नहीं कि वो अरब थे और ये ईरानी थे और वो सुन्नी थे और ये शिया, नहीं, वो इसलिए थे कि ईरान सबसे बड़ी ताकत थी। 9 करोड़ का मुल्क था। अब हमारे लिए तो छोटा है, हमें 140 करोड़ के हैं, 145 के भी कुछ लोग कहते हैं, तो पर मिडिल ईस्ट के हिसाब से ईरान एक बड़ा मुल्क था। और ये बाकी मुल्क छोटे छोटे थे, किसी की 2-4 करोड़, किसी की 1 करोड़ 2 करोड़, किसी की 50 लाख। तो वो, और उनमें से कई देशों की ज़्यादातर आबादी बाहर से आई हुई भी है, ऐसा भी है। उसको तो वो आबादी में गिनते भी नहीं। तो उन मुल्कों को डर लगता था ईरान से, और ईरान अपना वर्चस्व बनाना चाह रहा था। पर अब ऐसा लग रहा है कि वो गुजरी हुई बातें हैं। अब एक नया हेजेमोन आया है। अच्छा। एक नया ताकत उठी है, और वो अपनी चरम सीमा पे है इस वक्त, वो अपने शिखर पे है इस वक्त, अपने उरूज पे है। और वो कौन सी वो है इजराइल। यानी कि इस वक्त अपनी ताकत और अमेरिका के कंधों पे चढ़ के वो चीख रहा है, पुकार रहा है, और हर जगह अपना वर्चस्व फैला रहा है। कभी सीरिया में दनादन बॉम्बिंग करता है, कभी लेबनान में, जिस दिन मर्जी होती है जहाँ होती है। कभी ये नहीं देखता कि कौन सा कंट्री अमेरिका का एलाई है, कौन नहीं है। कभी इराक में घुस गया, कभी कतर पे कर दी बॉम्बिंग, कभी ईरान में। तो इस वक्त जो है वो यहाँ का हेजेमोन है। जी। तो एक तरह से मैं समझता हूँ कि इस्लामी मुल्क कुछ फिर से इकट्ठे हो सकते हैं। वो इसलिए नहीं कि वो इस्लाम के बेसिस पे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इजराइल से डरे हुए। यानी कि सऊदी अरब, तुर्की, कतर, हो सकता है वो अपने साथ पाकिस्तान को मिलाने की कोशिश करें, क्योंकि पाकिस्तान में एक चीज़ है जो उनमें नहीं है, यानी कि आबादी। पाकिस्तान तकरीबन 24 करोड़ का मुल्क है, तो सिपाही दे सकता है, ये सब चीज़ें दे सकता है। और पाकिस्तान को भी इनकी ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की माली हालात बहुत कमज़ोर हैं इस वक्त। सर, मुस्लिम हुआ वाला सवाल मैं इसलिए ही पूछ रहा था ना कि ईरान के कॉन्फ्लिक्ट को अगर छोड़ भी दिया जाए तो हम देखते हैं कि 2023 से इसराइल की गज़ा में जो जंग हुई थी उसमें 70,000, 72,000, 80,000, और कई आंकड़े तो ये भी कहते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा लोग मार दिए गए हैं। और शायद 3-4 लाख, 3-4 लाख भी हो सकता है, क्योंकि रबल्स में दबे हुए हैं और आंकड़े मिल नहीं पाए उस तरीके से, है ना? नहीं, 2 वजह हैं। एक तो रबल में दबे हुए हैं, दूसरी बात ये, जब जंग होती है तो एक्सप्लोजन से और गोलियों से यूजुअली 1/4 या 1/3 लोग ही मरते हैं। ज़्यादातर लोग मरते हैं बीमारी से, क्योंकि किसी को डायबिटीज़ है, उसको
अपना वो नहीं, डायलिसिस नहीं मिला, किसी को कैंसर है उसको Hospital कैंसर का इलाज नहीं मिला, बहुत सारे कि खत्म हो चुके हैं। कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है उसको हार्ट अटैक हो गया, वो मर गया, कोई बच्चा है जिसको वैक्सीनेशन नहीं मिला, या माँ है जो बच्चा देने में मर गई, उस सब कुछ जंग में ही गिना जाएगा, क्योंकि वो बच जाते अगर वो जंग नहीं हो रही होती, अगर उनके अस्पताल तबाह नहीं होते। तो लैंसेट ने पहले साल में ही कैलकुलेट किया था, यानी 2023 और 24 के बीच में, कि 2 लाख लोग मर चुके हैं पहले साल में। अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024 पहले साल में ही 2 लाख लोग। तो उसके बाद तो जंग एक से भी ज्यादा और साल चली, यानी कि 24 ही नहीं बल्कि 25 तक चली है जंग, और आज भी मार रहे हैं वो। आज भी सीज़फायर का कोई मतलब नहीं है। 25-30 लोग तो रोज मरते ही हैं। तो मेरे अंदाजे से 4 लाख से भी ऊपर मर चुके हो सकते हैं। तो 4 लाख मतलब इतने लाखों की संख्या में आबादी पहुंच रही है ना। और मुस्लिम उम्मा का, अगर सो कॉल्ड मुस्लिम उम्मा की अगर बात की जाए, से मुस्लिम उम्मा कहा भी जाए, तो एक वक्त ऐसा था कि 48 में हमने देखा कि अरबों ने मिलकर इसराइल पर हमला किया, 73 में किया, 67 में किया, है ना। फ़िलिस्तीन उनका मुद्दा रहा है, मुस्लिम दुनिया का एक मुद्दा रहा है, जेरूसलम उनका मुद्दा रहा है, अल-अक्सा मस्जिद मुद्दा रहा है। लेकिन अब हमने देखा है कि पूरा मिजाज ही मुस्लिम उम्मा का मतलब कोई कॉन्सेप्ट नज़र ही नहीं आता है। 7 अक्टूबर के बाद भी किसी मुस्लिम देश ने सीधे एक्शन लेने की कोशिश नहीं की। इसके बरक्स हम देखते हैं यूरोप का रुख इसराइल के प्रति बड़ा कड़ा रहा है। कई सारे यूरोपियन मुल्क ने इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म किए, फ़िलिस्तीन को मान्यता दी। तो मुस्लिम उम्मा कहाँ है? सिर्फ ईरान की बात नहीं है, और भी दूसरे मुद्दे हैं। एक दूसरे को बचाने क्यों नहीं आते ये लोग? जैसे मैंने आपसे कहा कि फिलिस्तीन के मुद्दे पे भी खास तौर पे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब एक स्टेट बन जाती है ना, तो वो अपना इंटरेस्ट पहले देखती है स्टेट, और फिर देखती है किसी और का इंटरेस्ट जो आइडियोलॉजिकल पार्टनर। पहले सेल्फ इंटरेस्ट रूल करता है। अब इसमें एक बात और है कि दूसरी तरफ दुश्मन भी बहुत ताकतवर है, यानी इजराइल और अमेरिका। और एक तीसरा फैक्टर भी है कि बहुत सारे ये मुल्क जो हैं ये अपनी पब्लिक का ओपिनियन नहीं रिफ्लेक्ट करते, दिखाते या रिप्रेजेंट करते। वो उसके प्रतिनिधि नहीं है अपनी पब्लिक के ओपिनियन की, क्योंकि ये तानाशाह के अंडर हैं। जो डेमोक्रेटिक मुस्लिम कंट्रीज हैं, जैसे बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, और कुछ हद तक टर्की है, और कुछ हद तक पाकिस्तान भी है, वहाँ पे सरकार ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है अपने पब्लिक का मूड और ओपिनियन, और वो ज़्यादा कड़ी निंदा करते हैं और मदद करने की कोशिश करते हैं फ़लस्तीनियों की। पर जहाँ पे ज़्यादा तानाशाही है, जैसे अगर मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, जैसे इजिप्ट है, और इजिप्ट और जॉर्डन तो बहुत हद तक अमेरिका के एड के ऊपर निर्भर है। उनकी बजट ही नहीं चल सकती उनके बगैर, उनकी मिलिट्री की, उनकी उसकी तो, और मिलिट्री रूल करती है वहाँ पे। तो वो मुल्क इजराइल के प्रति बहुत नरम है। और गल्फ के कंट्रीज़ की एक और मुसीबत है कि उनको पहले सहानुभूति थी, हमदर्दी थी फ़लस्तीन के साथ, पर हल्के हल्के वक्त जैसे गुजरता गया, उन्होंने देखा कि यार इसका कोई आसान नतीजा नहीं है, और इजराइल भी मान नहीं रहा। मैं आपको एक बात बताता हूँ जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, कि 2003 में सारे अरब मुल्कों ने और उनके लीडर सऊदी अरब ने एक प्रपोजल दिया इजराइल को, अच्छा, कि हम तुम्हें मान लेंगे, इजराइल को मान्यता दे देंगे, तुम बस फ़लस्तीनियों को कुछ ज़मीन दे दो और एक सेटलमेंट कर लो। कुछ ज़मीन से क्या मुराद था? मतलब कोई कहता था 67 बाउंड्री, अच्छा, कोई कहता था 73 की बाउंड्री। हाँ, चलो 67 की अगर इजराइल नहीं मानता तो 73 की दे देता, क्योंकि पर इजराइल माना ही नहीं, खास तौर से नेतन्याहू तो और भी नहीं माने। तो उन्होंने सेटलमेंट ही नहीं चाहिए, उनको लगता था अब हम जीत गए, अब क्या जरूरत है सेटलमेंट की। 67 की बाउंड्रीज के लिए तो हमास भी रेडी हो गया था ना, मतलब उन्होंने यहाँ तक कॉम्प्रोमाइज कर लिया, हमास भी रेडी हो गया, पर इजराइल तैयार नहीं था। अब ये झूठ ये बोला जाता है कि ये तैयार नहीं थे, तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अरबों ने कई ऑफर दिए, पर उन्होंने देखा कि अब इजराइल भी आमादा है, और इजराइल की इतनी पावरफुल ज्यूइश और ज़ायनिस्ट लॉबी है वॉशिंगटन में कि वो अमेरिकन पॉलिटिशियन उनकी जेब में है, उन्होंने खरीद रखा है, चाहे वो ट्रंप हो या बाइडन हो और बहुत सारे पॉलिटिशियंस हो। पर ये इसीलिए इस वक्त शिखर पे है इजराइल, वो ज्यूइश लॉबी और उनके पैसे की वजह से, क्योंकि बहुत अमीर यहूदी जो सपोर्ट करते हैं इजराइल को वो अमेरिका में, पर ये मामला कुछ बदलने वाला है। अच्छा,
क्योंकि 4 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है गैलप की, एक पोलिंग डेटा आया है जिसमें पहली बार जब से ये पोलिंग हुई है तब से पता चला है कि इजराइल की पॉपुलैरिटी अमेरिका में फलस्तीन से कम हो गई। इजराइल की रहती थी 50 से 60% अप्रूवल रेटिंग, इस वक्त 36% पे है। और फलस्तीन की रहती थी 18 से 20, फिर 25 हो गई थी, पर इस वक्त 41% अप्रूवल रेटिंग है। तो 41 36 से ज्यादा हुआ, ये पहली बार हुआ है, वरना वो 18 पे होते थे और वो 60-50 पे होते और थे। यंगस्टर्स में खास तौर पे फिलिस्तीन यंगस्टर्स में तो पूरा ही फ्लिप हो गया है, यानी कि 70-80% यंगस्टर्स फलस्तीन के फेवर में है, सिर्फ 23% इजराइल के फेवर में है। तो आगे जाते हुए जैसे ये पुरानी पीढ़ी, उम्रदार पीढ़ी मरेगी और जवान जो है वो, और उनमें एक ये भी है ना वाला सेंटिमेंट भी है कि जो हॉलोकॉस्ट हुआ था यहूदियों के साथ हुआ था, पुराने लोगों का समर्थन, एक वो भी वजह है यहूदियों के साथ, वो भी एक सहानुभूति है वो, पर वो यूरोप में ज्यादा है और अमेरिका में भी है। हाँ। पर अमेरिका में एक और रीजन ये था कि जो रिलीजियस क्रिश्चियंस थे, इवेंजेलिस्ट क्रिश्चियंस, इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस, एग्जैक्टली इवेंजेलिकल, वो जो थे उनकी यहाँ एक नई तरह की थियोलॉजी फैली 20वीं सदी में। अच्छा। पहले नहीं थी, पहले तो वो यहूदियों को मानते थे क्राइस्ट का किलर, पर वक्त जैसे गुजरता गया वो उस चीज को कम मानने लगे कि वो क्राइस्ट के किलर्स थे और ज्यादा अब तो उनका रिलीजियस ड्यूटी समझते हैं ना वो थर्ड टेंपल बनाने को, इवेंजेलिस्ट क्रिश्चियन उनकी रिलीजियस ड्यूटी है। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, तो जैसे वक्त गुजरा वो जूस की तरफ ज्यादा टॉलरेंट हो गए, पूरी सोसाइटी चेंज हो गई, क्रिश्चियनिटी का भी नेचर चेंज हो गया। जब सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है इकोनॉमिक, तो उसमें रिलीजियस टॉलरेंस भी आ जाती है और ये भी हो गया। पर ये 19वीं 20वीं सदी से ये चलने लगा, ये एक नया शगुफा उठा कि भाई हमें इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए, और ये कुछ यहूदियों ने भी फैलाया, क्योंकि जब तक इजराइल नहीं बनेगा तब तक जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में वापस नहीं आएंगे, और यानी कि एंड ऑफ टाइम्स नहीं होगा। इसको एस्केटोलॉजी कहा जाता है, एंड ऑफ टाइम्स की थ्योरी को एस्केटोलॉजी कहा जाता है। तो जीसस क्राइस्ट जब वापस आएंगे इस दुनिया में, जब इजराइल बन जाएगा, और फिर वो सारे यहूदी मार दिए जाएंगे। यानी कि आप चाहते हैं कि यहूदी पहले जीते हैं, और फिर जब जीसस क्राइस्ट आए तो कुछ छोड़ के 20-30 हजार छोड़ के जो कन्वर्ट हो जाएंगे और क्रिश्चियन बन जाएंगे, वो बच जाएंगे यहूदी, बाकी यहूदी मार दी जाएंगे। ये इवेंजेलिकल बिलीफ है, तो इसलिए वो इजराइल को सपोर्ट करते हैं। पर अब उसमें उन्होंने एक नई चीज जोड़ दी कि सिर्फ इजराइल का बनना काफी नहीं है, बल्कि ग्रेटर इजराइल का बनना, यानी इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट पे गालिब हो जाए, छा जाए। लेकिन ग्रेटर इसराइल का जो हम पढ़ते हैं उसमें आलोचक ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक थ्योरी मात्र, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मात्र है, लेकिन माइक हकबी जैसे लोग हैं वो उसमें मानते हैं, वो तो खुलेआम कह रहे हैं, और वो यूएस के एम्बेसडर हैं, बहुत बड़ी पोस्ट होती है यूएस का एम्बेसडर। तो ऐसे और भी हैं, पर अब 2-3 चीजें हो रही हैं। एक तो क्रिश्चियनिटी की पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है अमेरिका में, यानी वो लोग जो कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, बिलीवर हैं, वो कम होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा कैटेगरी बनता जा रहा है यूएस सेंसस डेटा में नन, मतलब वो ये नहीं कहते कि हम अथीस्ट हैं, अच्छा, पर उसमें नन्स में अथीस्ट भी जोड़े जाते हैं, और वो भी जोड़े जाते हैं जो कहते हैं हम किसी चर्च के साथ एफिलिएटेड नहीं है। अच्छा, तो नन्स की कैटेगरी से तो पॉपुलैरिटी कम हो रही है। फिर ये जो बुढ़े हैं ये मरते जा रहे हैं, तो जो जवान हैं वो जो पावर में आएंगे हल्के हल्के अगले 10-20 साल में, थ्योरी ये है, अब देखते हैं असल में क्या होता है, ये होता है कि नहीं, पर थ्योरी ये है कि जब ये 10-20 साल में आएंगे पावर में, तो इजराइल इतना पॉपुलर नहीं रहेगा, और अमेरिकन प्रेसिडेंट कुछ हद तक तो रहेंगे प्रो इजराइल, क्योंकि वो पैसा मिलता है उनको वहां से अपने इलेक्शन के लिए, पर वो फिर भी खुलेआम नहीं कर पाएंगे इतनी चीजें, क्योंकि अमेरिका एक डेमोक्रेसी है। तो कुछ हद तक गवर्नमेंट की पॉलिसी पब्लिक ओपिनियन से प्रभावित है, रिफ्लेक्ट करती है, असरदार है कुछ हद तक पब्लिक ओपिनियन। सर वापस हम लौटते हैं मुस्लिम उम्मा पर, जो तो ये मोहम्मद बिन सलमान, अभी इनके यहाँ पे रियाद में अमेरिकी एम्बेसी पर हमला भी हुआ है ना, तो एक एक करके मुझे थोड़ा थोड़ा बताएं कि इनकी क्या स्टेक है, ये क्यों नहीं बोलते हैं। जैसे मोहम्मद बिन सलमान, इनका भी वही स्टेक है जो आप रिपीट कर रहे हैं? नहीं, 2-3 स्टेक है। हाँ, आप बोलिए। नहीं, आपने जो वही बताया कि आप ये पंगा नहीं चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध बनाना चाहते हैं, बिल्कुल, और इजराइल के साथ भी ठीक ठाक रहना चाहते हैं, तो ये बैड बुक्स में नहीं आना चाहते हैं। अब्राहमिक में शामिल होंगे अब? नहीं, वो नहीं होंगे किसी हालत में नहीं होंगे। मैं इजराइल में था 2023 में
अटैक से कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले, अक्टूबर के पहले। हाँ, अक्टूबर से पहले, मैं अप्रैल में था। अच्छा। तो वहाँ इजरायलियों ने मुझे ये चूरन बेचने की कोशिश करी कि अब तो अब्राहम रिकॉर्ड है, हमें फ़लस्तीनियों को हम इग्नोर कर सकते हैं, ये सेटल करने की जरूरत नहीं, हम इनकी ज़मीन भी हथिया सकते हैं, क्योंकि बाकी अरब जो हम हमारे साथ पीस बनाना चाहते हैं। मैंने उनको समझाया कि ऐसा नहीं है मेरे भाई। पहली बात तो कुछ तानाशाह अगर चाहें भी तो थोड़े दिन के लिए ऐसा हो सकता है, वरना उनकी पब्लिक रिवोल्ट भी कर सकती है। दूसरा, जो डेमोक्रेटिक मुस्लिम कंट्रीज हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे आपके साथ, और ये तानाशाह अगर ऐसा करेंगे तो इनके अगेंस्ट असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हो सकता है। बल्कि मोहम्मद बिन सलमान ने खुद कहा कि अगर मैं पीस बनाऊंगा, अब ये 2023 के बाद की बात है, 24-25 की, मुझे याद नहीं किस साल, उन्होंने कहा कि अगर मैं ये पीस करूंगा अमेरिकन से तो मैं असैसिनेट कर दिया जाऊंगा। तो इस बात का डर है, क्योंकि पब्लिक अब इतनी भड़की हुई है। अच्छा, एक रिपोर्ट ये भी चल रही है अमेरिकी अखबारों में कि मोहम्मद बिन सलमान कह रहे थे कि जल्दी से ये गलत है, प्लांटेड स्टोरी है क्या? ये पहले हम स्टोरी बता देते हैं दर्शकों को। ये एक स्टोरी छापी गई थी वॉल स्ट्रीट जर्नल में या वॉशिंगटन पोस्ट में, दोनों में आई है। हाँ, तो ये स्टोरी ये छापी गई कि मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि आपने जो माहौल बनाया है, जो युद्धपोत लगाए हैं, अगर आप बिना हमले के पीछे हट जाते हैं, अमेरिका पीछे हट जाता है, तो ईरान को ये बहुत पावरफुल कर देगा। तो एमबीएस चाह रहे थे कि ईरान पर हमला हो। तो आपको क्या लगता है ये पूरी झूठी खबर, प्लांटेड खबर है? हाँ, दो वजहों से। एक तो ये खबर आई तब जब जंग अमेरिका के खिलाफ जाने लगी। अब क्या है कि जो अंदर से खबर आ रही है, न्यूयॉर्क टाइम्स में जो छप रही है और सब जगह, वो ये छप रही है कि इजराइल की वजह से अमेरिका ने हमला किया है। ये तो हमें पहले से भी पता था, पर अब खुल्लम-खुल्ला ये बात आ गई कि नेतन्याहू प्रेशर डाल रहे थे बहुत ज्यादा, और इजराइल लॉबी जो है अमेरिका में वो भी प्रेशर डाल रही थी कि अटैक कीजिए। तो अब क्योंकि हमला इतना अच्छा नहीं जा रहा, तो अब वो दिखाना चाह रहे हैं कि औरों ने भी कहा, ताकि इजराइल से ब्लेम हट सके और अमेरिका से और ट्रम्प से, तो इनके ऊपर बोल रहे हैं। दूसरी इसकी ये वजह है कि ये दिखाना चाहते हैं कि देखो, सिर्फ हम नहीं बल्कि और भी ईरान के दुश्मन हैं, और थोड़ा सा इनके ऊपर भी कालक पोत दें। असल में बात ये है कि इन्होंने पहले अपोज किया, क्योंकि जानते थे कि इनके ऊपर भी, इनकी ऑयल इंडस्ट्री के ऊपर, इनके इकोनॉमी के ऊपर और पर्शियन गल्फ के ऊपर बहुत असर होगा। पर जब इन्होंने देखा कि अमेरिका आमादा है और इजराइल भी आमादा है अटैक करने को, तो इन्होंने कहा अगर मैं ज्यादा अपोज करूंगा तो मेरा कोई से नहीं रहेगा, मेरी कोई बोली नहीं रहेगी। तो उन्होंने फिर एडजस्ट करने की कोशिश करी ताकि उस अटैक को में कुछ इनका भी इंटरेस्ट देखा जाए। यानी कि मिसाल के तौर पे कि अगर मारा जाए तो ईरान के शिप्स को मारा जाए, ताकि वो उनकी नेवी थ्रेट ना हो सके, इस तरह से। तो उन्होंने थोड़ा सा पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना चाहा, पर ये कि ये आमादा थे, ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अगर ये आमादा होते तो ये ईरान के साथ पीस डील नहीं करते। आपको याद हो कुछ साल पहले चाइना के थ्रू 2023 में इनका एक पीस डील हुआ, इनकी सिचुएशन फिर ठीक हो गई थी। हुतीज के साथ भी इनकी सिचुएशन ठीक हो गई थी, ईरान ने हुतीज को भी कंट्रोल में ले आया था, और इनका मेन मतलब तो हुतीज से ही था, क्योंकि वो यमन में इनके बॉर्डर पे, तो इनके हालात ठीक थे, इस कदर नहीं थे। अब जो हो इनके हालात बन रहे हैं, ये तो बहुत बदतर है। इससे बहुत बदतर, इससे बहुत बेहतर होता कि अगर जंग ना होती तो। मोहम्मद बिन सलमान से आते हैं फिर अल नहयान, ये बहुत खतरनाक आदमी है। जेनोसाइड के लिए ये जेनोसाइड दो जगह सप्लाई कर रहे हैं। इन्होंने इनके छोटे भाई के ऊपर ये आरोप लगे हैं कि इनके छोटे भाई रमजान कादिरोव के साथ ही मिले हैं। सूडान में जो दूसरी मिलिशिया है उसके कमांडर्स के साथ इनकी फोटोज है, हथियार की प्रदर्शनी में वो लेके गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक तफसीली रिपोर्ट की थी, इनके जो छोटे भाई हैं वो कैसे हथियार बेचते हैं जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है वहाँ पे। और सूडान में तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी कॉन्फ्लिक्ट की, बिला वजह इन्होंने करवाया, और फिर उन्होंने जेनोसाइड करवाया। उन लोगों ने उनको ये हथियार देते हैं और पैसे देते हैं, उनसे करवाते भी हैं। और फिर इन्होंने वहाँ पे इजराइल का जो गाजा में जेनोसाइड है उसको एक तरह से नज़रअंदाज किया और अपने रिलेशंस मेंटेन किए। तो ये भी इजराइल, और ये जिस तरह से इजराइल पूरी दुनिया में इस वक्त आइसोलेटेड है, यानी इजराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल माना जाता है, कहीं जा नहीं सकता, अरेस्ट हो जाएगा, अमेरिका और एक दो मुल्कों के अलावा। और जिस तरह से इजराइल खुद आइसोलेटेड है, बल्कि लोग ये भी कह रहे हैं कि इसको जैसे साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के दौरान साउथ अफ्रीका के साथ हुआ, ऐसा करना चाहिए। तो पर ये उसके साथ देते हैं, तो ये भी आइसोलेटेड है अरब वर्ल्ड में, यूएई काफी हद तक। जी, तो ये भी ईरान को बचाने नहीं आएंगे, है ना? नहीं। ये है कुवैत के हेड ऑफ द स्टेट जबर अल सबा।
ये कुवैत का क्या स्टेक है सर मिडिल ईस्ट में? और ईरान पे कुवैत जो था वो हमेशा थोड़ा सा बच के रहता था, न्यूट्रलिटी में रहता था, और फिर भी सद्दाम हुसैन उस पर चढ़ गए क्योंकि उसका तेल उनको चाहिए था। पर उसके बाद से कुवैत लो प्रोफाइल मेंटेन करता है, पर यूएस का बेस होस्ट करता है, यूएस का बेस इनके पास भी था, तो इसलिए इनके ऊपर हमला हुआ। ये भी चाहते हैं कि हो सके तो ईरान को ठंडा कर दिया जाए, आतिश। तो ये भी मदद नहीं करेंगे। ये बहरीन के हमाद बिन, ये सबसे ज्यादा ईरान के खिलाफ हैं क्योंकि ये सुन्नी हैं बहरीन के लीडर, पर पॉपुलेशन मेजॉरिटी में शिया है। और कुछ अपुष्ट खबरें आई हैं, मतलब किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं लेकिन इंटरनेट पे चल रहा था। ये दर्शकों को बात ये बता देना बेहतर है कि जो खबरें पुष्ट आती है उसे पुष्ट खबरों के तौर पे ही बताया जाए, सोर्स के साथ। और कुछ खबरें ऐसा चल रही है कि सर बहरीन के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, तो क्या रिवोल्ट हो सकता है? कुछ लोग इंटरनेट पे इसको लिख रहा है अरब स्प्रिंग 2.0, तो क्या इस तरह का कुछ तो हो सकता है? बहरीन में अरब स्प्रिंग में हुए रिवोल्ट, और उनको जबरदस्ती जबरन खत्म किया गया सऊदी अरब की मदद के साथ। सऊदी अरब से ट्रूप्स आए और गोलियां चली, और क्योंकि वो शिया हैं, वो अपनी फ्रीडम चाहते हैं इनसे। और बहरीन में शिया पॉपुलेशन ज्यादा है जी, मेजॉरिटी में, सुन्नी से ज्यादा मेजॉरिटी। जी जी बिल्कुल। और इसीलिए अब इस बार भी जब मिसाइलें हिट कर रही थी, वो ड्रोन हिट कर रहे थे ईरान के, तो कुछ लोग खुशियां मना रहे थे बहरीन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कतर, कतर की क्या भूमिका हो सकती है? कतर तो पूरी दुनिया में मीडिएटर की भूमिका निभाता है, जंग रुकवाता है, मध्यस्थता करता है, तालिबान हो, हमास हो। कतर की क्या भूमिका हो सकती है? कतर चाह रहा था कि ईरान पे हमला ना हो, कतर ने काफ़ी कोशिश भी की, पर कतर क्या करता है कि अपने रिलेशंस बैलेंस करके चलता है। यानी उन्होंने अमेरिका को बिलियंस ऑफ डॉलर का फ्री में बेस दिया हुआ है, अलुदैद। उन्होंने वो बनवाया, कतर ने वो बेस बनवाया, बिलियंस खर्च किए और फिर एक तोहफे के तौर पे अमेरिका को प्रेजेंट किया। इस तरह से उन्होंने इंश्योरेंस बाय कर ली। लेकिन वो इंश्योरेंस काम तो नहीं आया, कतर पे इसराइल बम मार के चला गया। एक तो इसराइल मार के चल गया और अब ईरान भी मार रहा है। तो अब मैं इसमें बता रहा हूं, अमेरिकी भरोसा कम हो गया मिडिल ईस्ट के देशों पर, क्योंकि अब बम तो बरस रहे हैं उनके अड्डों पर, उनके शहरों पर। यही लोग कह रहे हैं कि इसमें अब दो पेचीदा मामले। एक तो ईरान की ताकत खत्म हो जाएगी, तो अमेरिका का छत्र छाया कम जरूरतमंद हो, उसकी जरूरत कम होगी। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के बेसिस होने की वजह से कुछ बम अट्रैक्ट भी होते हैं, तो यानी कि अमेरिका का बेस होना इंश्योरेंस नहीं है, बल्कि हो सकता है कि एक खतरा हो, एक खतरा, एक लायबिलिटी बन जाए। तो हो सकता है कि कुछ मुल्क अमेरिका की गिरफ्त में से निकले। ठीक है। अर्दोगान की ताकत बढ़ेगी कि अगर ईरान की कम होगी, और वैसे ही तुर्की जो है वो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे एडवांस मुल्क है, टेक्नोलॉजिकली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली। डिफेंस का मामला इनका बढ़ रहा है, अपने प्रोडक्शन करता है बहुत ही एडवांस वेपन्स का। और अर्दोगान के अंदर और अंडर उनके दौर में और भी तरक्की की है तुर्की ने, वेपन्स में, टेक्नोलॉजी में। और लेकिन इनका कार्यकाल तो अब खत्म होने वाला है, चुनाव भी शायद नहीं लड़ेंगे अनलेस वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना कर दे। तो ईरान के समर्थन में ये कुछ कर पाएंगे कि सिर्फ बयान ही दे पाएंगे? टर्की भी दोहरा मामला रखता है, अमेरिका का बेस भी रखता है, नेटो का मेंबर भी है, और साथ में रशिया से भी दोस्ती रखता है, ईरान से भी ठीक है, चाइना से भी दोस्ती, ईरान से भी ठीक थे उनके ताल्लुकात, चाइना से भी। आखिरी, हमने इनकी फोटो इसलिए लगाई क्योंकि शहबाज शरीफ की लगाने का क्या मतलब था? मतलब असल हेड ऑफ द स्टेट तो इन्हें ही माना जाता है क्योंकि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ही वहाँ सरकार चलाती है। आसिफ मुनीर, अच्छा, पाकिस्तान का आप जब आप पासपोर्ट उठा के देंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि आप इसराइल को वो मान्यता नहीं देते, ये बात लिखी हुई है उनके पासपोर्ट में। ये सर, ये क्यों? इनके पास तो परमाणु बम भी है ना, जिसको इस्लामिक बॉम्ब कह दिया जाता है, इस्लामिक बॉम्ब भी कहा जाता है। तो ये क्यों नहीं ईरान को बचाने जा रहे हैं या फिर फिलिस्तीन के लिए लड़ने जाते हैं? मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, एक मैं आपको चाबी बता रहा हूँ पाकिस्तान को समझने की। पाकिस्तान की आर्मी और स्टेट इस्लामी नहीं है, वो नेशनलिस्ट है। यानी कि पाकिस्तान की आर्मी और स्टेट हमेशा से पाकिस्तान के हित में, पाकिस्तान के फायदे में काम करती है, ना कि किसी बड़े इस्लामी फायदे में। वो अपना नुकसान करके इस्लामिक देशों का फायदा नहीं करते, अपना करते हैं। इसीलिए उनका बॉम्ब जो है वो पाकिस्तान का बॉम्ब है, वो किसी और का बॉम्ब नहीं है, इस्लामिक बॉम्ब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा, उनको ये भी पता है कि अगर वो देंगे ये बॉम्ब गलती से भी,
तो जैसे AQ खान के ज़माने में हुआ, अमेरिका ताला लगा देगा, सारे लोन बंद हो जाएंगे, सैंक्शंस लग जाएंगे, पाकिस्तान घास खाने पे मजबूर हो जाएगा। उनको ये भी पता है कि इजराइल भी नाराज हो जाएगा और उससे और भी खतरा होगा। तो ये बॉम्ब तो दूर की बात, जब थोड़े से इंफॉर्मेशन और यूरेनियम एनरिच्ड या वो सेंट्रीफ्यूग्स बेचने की कोशिश कर रहे थे AQ खान, उसी में हालत खराब हो गई इनकी। तो ये बिल्कुल भी बॉम्ब नहीं देंगे। और इनकी यहाँ की सर राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका की एम्बेसी पर हमला हुआ है ना, और वहाँ पे एक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP एक जो जमात है वो बड़ा जज्बाती रहती है फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर या मुस्लिम उम्मत के मुद्दे पर। ईरान पर जब अटैक होता है तो सड़कों को घेर लेती है। इमरान खान ने बैन लगाने की कोशिश भी की थी, लेकिन फिर वो बैन हटा दिया गया। साद रिजवी वाली जो पार्टी है, तो इनकी घरेलू राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है पाकिस्तान की? देखिए 2-3 है बातें इसमें। एक तो पाकिस्तान में शिया हैं, एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता, बट 10-15% है शिया पॉपुलेशन। वो बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि खamenei उनके रिलीजियस लीडर भी थे और पॉलिटिकल लीडर भी थे, उनको मार दिया गया। तो उन्होंने, जैसे आपने बताया, कि कराची में हमला भी किया उस एम्बेसी पे, और उसमें मारा उनको पाकिस्तान की पुलिस ने नहीं है, बल्कि अमरीकी मरीन्स जो गार्ड्स थे अमेरिकन कंसुलेट में, उन्होंने गोली चलाई। तो वो एक बहुत ही एक्सप्लोजिव इशू है जिसमें पाकिस्तान की राजनीति पे असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा वो अब देखते हैं। दूसरा, इनसे कहा जा रहा था कि हमारी मदद करो ईरान के हमले में, पर पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि हमारे यहाँ शिया भी बहुत सारे हैं। दूसरी बात ये, हम एक नई दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। हमारे पास वैसे ही इंडिया और अब अफगानिस्तान भी दुश्मन बन चुके हैं। तो ये ना ईरान के खिलाफ गए, पर इन्होंने ईरान की मदद भी नहीं की, काइंड ऑफ न्यूट्रल है। पर पाकिस्तान के अंदर अब ये मुहिम चलेगी कि शिया जो है वो नाराज होंगे और वो कोशिश करेंगे गवर्नमेंट को किसी तरह से इन्फ्लुएंस करने की। तो गवर्नमेंट अब उतनी ओपनली प्रो अमेरिकन नहीं हो सकती मेरी राय में, क्योंकि उसका अदरवाइज पॉलिटिकल कॉस्ट होगा। ठीक है। और हो सकता है कि बहुत सारे ये जो शिया हैं वो इमरान खान को सपोर्ट इंक्रीज कर दें अपना। अच्छा, ये भी मुमकिन है कि वैसे तो शिया सुन्नी का इतना फर्क नहीं है पॉलिटिक्स में वहाँ पे, बट मुझे लग रहा है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी और बढ़ सकती है। ठीक है। तो ये था सूरत हाल, मुस्लिम उम्मा क्यों ईरान के लिए सामने नहीं आती, मुस्लिम देश क्यों नहीं आते हैं, ये हमने समझा प्रोफेसर साहब से। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी इस विषय पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें खबर गाँव।